स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि है समांतर श्रेणी का, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर के द्वारा हम अपने दैनिक जीवन की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आपने अपने दैनिक जीवन के अंदर पैटर्न तो देखे ही होंगे कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो बड़े ही एक अच्छे पैटर्न के अंदर सुव्यवस्थित होती हैं और हमें देखने में भी बहुत ही लाजवाब लगती हैं, और हमारे कई बार तो उससे हमारा जो रिलेशन ऐसा होता है कि उस पैटर्न का यूज करके हम कोई अपना जो एम होता है वो प्राप्त भी करते हैं। तो जैसे मैं आपको इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल की बात करूं तो हम मधुमक्खी का जो छाता है जो आप देख पा रहे हैं इस फोटो के अंदर, वो तो सबने देखा ही होगा, है ना। उसके अंदर जो छिद्र होते हैं वो देखो कितने सुव्यवस्थित तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज हुए होते हैं। तो ये एक अपना पैटर्न बना रहे होते हैं। इसी प्रकार से हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, सनफ्लावर या सूरजमुखी के फूल का, तो उसके अंदर जो बीज होते हैं वो आप देख सकते हैं कि कितने सुव्यवस्थित तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज हुए होते हैं। तो इन सभी का रिलेशन हम एक पैटर्न के अंदर अध्ययन करना सीखेंगे, है ना। तो ये हमारा एक पैटर्न यानी कि जो समांतर श्रेणी है या जो हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हुए। और इसके अलावा हम अपने घरों के अंदर जो सीढ़ियाँ देखते हैं उन सीढ़ियों के पायदान को भी इसके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी सीढ़ी के पहले पायदान पे जाना है तो हमें 1 कदम जाना पड़ता है, अगर किसी सीढ़ी के तीसरे पायदान पे हमें पहुंचना है तो हमें 3 कदम चलना पड़ता है, और इसी प्रकार से चौथे पे जाने के लिए हमें 4 कदम, है ना। तो प्रत्येक सीढ़ी के नेक्स्ट पायदान पे जाने के लिए हमें क्या है, 1 कदम जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो इसी से मिलते जुलते हम यहाँ पे सवाल करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम समांतर श्रेणी को नंबर सिस्टम के द्वारा समझना चाहें तो आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो सम संख्याएं होती हैं, जो सम संख्याएं हम पढ़ते आए हैं वो किस प्रकार से होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से हम सम संख्याओं को लिखते हैं। अब इसमें आपने अगर नोटिस किया हो तो आप देख सकते हो कि जो हमारा पहला यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है 2, है ना, और उसके बाद नेक्स्ट हमें इस 2 से हमें अगले नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए +2 ऐड करके जाना पड़ रहा है। इसी प्रकार से इसके अगले स्टेप पे जाने के लिए हमें फिर से +2 का ऐड करके जाना पड़ रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट ये सीरीज हमारी चलती रहती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारा जो पद आया है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या ये जो हमारा पहला 2 लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, अंग्रेजी में प्रथम पद। और इसको नॉर्मली हम A या A1 से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 2 से हमें 4 पे जाने के लिए इसमें +2 ऐड करना पड़ा, फिर 4 से 6 पे जाने के लिए फिर +2 ऐड करना पड़ा, ऐसे ही आगे ये चलता रहेगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो हमें ये +2 ऐड करने पड़ रहे हैं, ये इनको बोलते हैं सारव अंतर। क्या बोलते हैं? सारव अंतर। इनको बोलते हैं हिंदी में सारव अंतर। और अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस,
अब इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि पहले पद के अंदर जब अगर सारवंतर को जोड़ा जाए तो हमें नेक्स्ट अगला पद मिल जाता है। अगर मैं 2 को A1 मानूं तो 4 को मैं A2 मान सकता हूं, 6 को मैं A3 मान सकता हूं, 8 को मैं A4 मान सकता हूं। इसी प्रकार चलते 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 जब मेरे पास nवां टर्म आ जाएगा तो उसको मैं मान सकता हूं AN, है ना। तो ये हमने सम संख्याओं के अंदर पढ़ा। इसी प्रकार से अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याओं में हम जानते हैं कि विषम संख्याएं हमारी किस प्रकार से होती हैं। 1 के बाद आता है 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से ये चलती रहती हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रथम पद तो है A1 का मान 1, ऐसे ही A2 का मान 2, A2 का मान आ गया 3 और A3 का मान आ गया 5, A4 का मान आ गया 7, A5 का मान आ गया 9। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। हमारा प्रथम पद तो हो गया 1, ये हुआ हमारा प्रथम पद। और अब यहाँ पे इसके डिफरेंस की बात करें तो हमें प्रथम पद से द्वितीय पद पे जाने के लिए वही +2 का ऐड करना पड़ रहा है, और 3 से 5 पे जाने के लिए हमें +2 का ऐड करना पड़ रहा है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर भी हमारा जो सारव अंतर आ रहा है वो आप देख सकते हो कि कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। सारव अंतर कितना आ रहा है, 2। तो और अगर आप नेचुरल नंबर की बात करें, यानी कि जिसको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं आप सभी जानते हो कैसे होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से चलती रहती हैं। अब यहाँ पे आपका प्रथम पद तो 1 है और A2, दूसरा पद आपका 2 आ गया, A3 तीसरा पद 3 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम सारवंतर की बात करें तो यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है, देख सकते हैं आप सब जगह। मतलब 1 ऐड करने पे हमें अगला पद जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ हमारा सारव अंतर क्या हो गया, 1। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सारव अंतर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आए, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तो आपका सारव अंतर पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में कुछ बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आपकी समांतर श्रेणी है वो धनात्मक श्रेणी के अंदर आती है। और अगर सारव अंतर नेगेटिव जा रहा है तो इसका मतलब वो ऋणात्मक श्रेणी होगी, है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम अगर समांतर श्रेणी के मानक रूप बनाने की अगर कोशिश करें तो आप देख सकते हो कि मुझे अगर द्वितीय पद निकालना है ना, द्वितीय पद निकालना है तो प्रथम पद के अंदर, प्रथम पद में मुझे सारव अंतर जो है वो जोड़ना पड़ता है, सारव अंतर ऐड करना पड़ता है ना। और इसी प्रकार से अगर मुझे तृतीय पद निकालना है, तृतीय पद ज्ञात करना है तो मुझे द्वितीय पद के अंदर, द्वितीय पद में फिर से मुझे सारव अंतर जोड़ना पड़ता है। यानी कि जैसे ही हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है तो जस्ट पहले वाले टर्म के अंदर मुझे सारव अंतर जोड़ना पड़ रहा है। अब इसको मैं अगर द्वितीय पद को A2 मानूं और प्रथम पद को A1 मानूं और सारवंतर को मैं D मानूं, क्योंकि सारवंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो इसको हम D मान सकते हैं। A2 ज्ञात करने के लिए A1 + D करना पड़ रहा है, ऐसे ही A3 ज्ञात करने के लिए A2 + D करना पड़ रहा है ना। और इसको अगर मैं A2 + D को और कन्वर्ट करूं, वैल्यू A1 + D रखूं, A1 + D और ये D, ये बन जाएगा A1 + 2D। यानी कि जैसे ही मुझे तीसरा पद निकालना पड़ रहा है तो वो या तो हम लिख सकते हैं A2 + D या A1 + 2D। ऐसे ही अगर मुझे A4 निकालना है
तो या तो मैं लिख सकता हूँ A3 प्लस डी, या मैं क्या लिख सकता हूँ A1 प्लस 3D, है ना। तो यहाँ इस प्रकार से चलते 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 आप, अगर आपको an प्लस 1वां पद निकालना है, या अगर nवें पद की हम बात करें anवां पद निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं an माइनस 1 प्लस डी, है ना। क्योंकि देखो ये 4 अगर A4 निकाल रहे हैं तो A3 आ रहा है, 4 से 1 कम आ रहा है और D जुड़ रहा है। ऐसे ही अगर anवां पद निकालना है तो an माइनस 1 प्लस डी लिखेंगे, या फिर अगर हम A1 प्लस, ये देखो यहाँ 4 हमारे पास, यहाँ हमारे पास 4 आ रहा है, तो यहाँ कितना आ रहा है 3D आ रहा है। ऐसे ही A1 जब हम लिखेंगे A1 के रूप में, तो ये आ जाएगा n माइनस 1D, an का आ जाएगा प्रथम पद प्लस n माइनस 1D। तो ये हमने इसको मानक रूप बनाने की कोशिश की। अब इसको मैं सीरियल वाइज लिखना चाहूँ तो जैसे प्रथम पद आपका A1 आ गया, नेक्स्ट पद जो A2 है वो आ गया A1 प्लस डी, तीसरा पद हमारा आ गया A1 प्लस 2D। इसी प्रकार से आगे ये चलता रहेगा। अब कहाँ तक चलेगा, अगर हमारे पास पदों की संख्या an है, यानी कि पदों की संख्या अगर हमारे पास n है, तो हमारे पास ये आएगा a प्लस n माइनस 1D। कब, जब हमारे पास पदों की संख्या, जब n पद हैं, है ना। जब हमारे पास पद कितने हैं, n पद हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास 5 पदों वाली कोई भी AP है ना, जिसमें 5 पद हैं, तो मैं उसके 5 पद कैसे लिख सकता हूँ, A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D और A1 प्लस 4D। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 5 पद पूरे हो गए। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आपका ये चौथा और ये 5वां। ये आपका यहाँ प्लस ना करके क्या है, कोमा है। तो ये 5 पद ऐसे हमारे पास बन गए। तो ये हमारा ऊपर वाला जो हमने बनाया, ये n पदों के लिए व्यापक रूप हो गया। अगर पदों की संख्या आपकी n प्लस 1 है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास पदों की संख्या n ना हो करके n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, तब हमारा जो अंतिम पद आएगा वो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। एक स्टेप कैसे बढ़ जाएगा, a प्लस ND, ये आपका यहाँ कोमा, ठीक है। ये n प्लस 1 है तो अंतिम पद a प्लस ND होगा, और उससे पहले वाला n से एक कम n माइनस 1D। उससे अगर पहले वाला हम लिखना चाहें तो उससे पहले वाला भी लिख सकते हैं। कैसे, वो होगा आपका a प्लस n माइनस 2D, क्योंकि एक एक पद अभी इधर कम होता जाएगा। तो ये हमने व्यापक रूप में इसको समांतर श्रेणी के पदों को इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे से प्रॉब्लम किस प्रकार की पूछी जाएंगी, जैसे हमसे ये पूछा जाएगा कि दी गई जो आपके समान श्रेणी है, जो भी आपको सीरीज दे रखी है वो AP है या नहीं है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेस है या नहीं है, इसका हमें पता लगाना होगा। तो पता हम कैसे लगाएंगे, जैसे हमें कोई सीरीज दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे और उसका डिफरेंस चेक करेंगे कि वो कितना आ रहा है, और ऐसे ही A3 में से A2 को घटाएंगे, उसका डिफरेंस चेक करेंगे। मतलब हर नेक्स्ट पद के अंदर पहले वाले पद को घटा करके देखेंगे, अगर उनका डिफरेंस बिल्कुल एक जैसा आया, यहाँ भी आपके पास D आया, यहाँ भी D आया, सारवंतर अगर हमें
कॉमन आता गया। ये प्रोसेस आप सभी पदों के लिए अप्लाई मतलब होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले दो पदों का डिफरेंस डी सेम आ रहा है लेकिन A4 माइनस A3 कर रहे हैं तो वो कुछ और ही आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी पदों का डिफरेंस जो है वो सेम ही होगा, तब हम कहेंगे कि वो AP है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, मैंने यहाँ पे कोई सीरीज ले ली इस प्रकार से, ये मेरे पास कोई सीरीज है ना। अब इसका मुझे पता लगाना है कि ये AP में है या नहीं है। तो इसका देखो, प्रथम पद तो हो गया 5, द्वितीय पद हो गया 8, तीसरा पद हो गया 11, चौथा पद हो गया आपका 14, इसी प्रकार से आगे चल रहा है। अब मैं इसका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करूँगा, A2 माइनस A1 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3, और फिर A3 माइनस A2 करूँगा तो मुझे मिलेगा 11 माइनस 8 बराबर 3, और नेक्स्ट पद भी हम करके देखेंगे, A4 माइनस A3 14 माइनस 11 बराबर 3। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो हमारे 3 आ रहे हैं ये हर केस के अंदर इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारी श्रेणी है वो AP में ही है ना, समांतर श्रेणी के अंदर ही आएगी। इसमें आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 या 4 स्टेप चेक करके देख सकते हो। अगर समांतर आपका जो अंतर है वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो AP में ही है। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें ये पता लगाना होगा कि कोई भी जो हमें श्रेणी दी गई है वो आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं, इसका पता हम इस प्रकार से लगा लेंगे। अब हम व्यापक पद को लिखना चाहें, है ना, हमें क्या होगा कि कोई भी श्रेणी दे रखी होगी, उसका कोई nवां पद हमें ढूंढना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या, ये आपका शुरू में ही बन गया था एक तरह से। जैसे हमें कोई, आप जानते हो कि मुझे अगर तीसरा पद निकालना, अगर मुझे तीसरा पद निकालना है तो मैंने क्या बताया था, इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, है ना। या तो हम लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं A2 प्लस D कर सकते हैं या तो, और या हम लिख सकते हैं प्रथम पद में अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास अगर ये A3 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, A1 प्लस 2D लिखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अगर मुझे A10वां पद निकालना है तो मैं लिखूँगा, या तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं A9 प्लस D कर दूँ। A9 मुझे पता नहीं होगा, नॉर्मली हमें सवालों में क्या होता है, प्रथम पद पता होता है, तो ज़्यादा हम ये वाला यूज़ करते हैं। कैसे, प्रथम पद प्लस, अब यहाँ A10 का मान निकालना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 9D। ऐसे ही चलते 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 अगर मुझे Nवां पद निकालना है तो मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा A1 प्लस N माइनस 1D। ये हमारा व्यापक रूप हो गया जिसको हमने ऊपर भी समझा था। अब इसको हम, जो हमारे पास ये जो मेन पॉइंट आई है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने शुरू में AN लिखा है वो तो होता है Nवां पद, Nवां, है ना, कि हमारे जो भी श्रेणी दे रखी है उसमें अगर हम Nवें पद पे जाएं तो उस Nवें पद का मान कितना होगा वो हमें बताएगा। आप Nवें पद का मान भी इसको समझ सकते हो कि Nवें पद की वैल्यू कितनी होगी, वो आप समझ जाओगे। ये A1 को तो हम जानते हैं, A1 को हम बोलते हैं प्रथम पद। किसी श्रेणी जो है वो उसका पहला पद क्या है, प्रथम पद। A1 को कई बार सीधा A भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि A1 जो है वो अंडरस्टूड है अपने आप, तो इसको कई बार हम A भी ले लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपके पास N आ रहा है, इस N का मतलब क्या है कि वो कितने नंबर का पद है, दूसरे नंबर का पद है, चौथे नंबर का पद है, या Nवें नंबर का पद है। ये होता है Nवें नंबर का पद, नंबर का पद।
ये n जो होगा वो आपकी सीरीज का सिर्फ नंबर बताएगा, इसकी पोजीशन बताएगा, कितनी भी पोजीशन पे आ रहा है वो। और d तो आप जानते हो, d है सारव अंतर, सारव अंतर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुल 4 चीज़ें आ गई। एक तो an आ गया जो कि nवें पद की वैल्यू होगी, है ना, और एक a आ गया जो कि प्रथम पद होगा, एक n आ गया जो कि हमें पोजीशन बताएगा कि हमें कितने नंबर का पद ढूंढना है, उसकी पोजीशन 1 तो यहाँ पे काउंटिंग ही है, और d आपका आ गया देखो सारव अंतर। कुल मिला के हमारे पास यहाँ 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों में क्या होगा कि आपको कोई भी 3 चीज़ें वो दे देगा, और 3 चीज़ें दे देगा और चौथी चीज़ आपसे वो पूछेगा, है ना। या तो वो क्या करेगा, इन तीनों चीज़ों को आपको दे देगा, आपसे anवां पद पूछ लेगा, या हो सकता है कि आपको anवां पद दे दे और इधर से कोई 2 बता दे, आपको प्रथम पद बता दे, n बता दे तो आपसे d पूछ लेगा, या n और d बता दे तो प्रथम पद पूछ लेगा। इस प्रकार से घुमा फिरा के वो आपसे 3 जानकारी आपको देगा, चौथी हमें निकालनी होगी। और या फिर अगर हमें ऐसे वो पद नहीं बताता है तो हमें वो एक सिंपल सी श्रेणी दे देगा, उस श्रेणी के अंदर हमें खुद से ही ढूंढना पड़ेगा कि इसका प्रथम पद कौन सा है, सारवंतर कितना है, और फिर हमसे जो भी कि जितने भी नंबर का पद पूछेगा वो हम इसको बता देंगे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास जो हमारा पहली एक्सरसाइज है उसमें हमारा बस इतना ही है कि हमें प्रथम पद निकालना होगा। पहले तो एपी है या नहीं है ये पता लगाना होगा, सारवंतर कितना है ना, ये पता लगाना होगा, और या n का मान हमसे पूछ सकता है वो बताना होगा। तो ये पहली एक्सरसाइज के लिए तो हमारा इतना ही काम है। आगे की जो हमारी एक्सरसाइज आएंगी उसमें हमें जो n पद दे रखे होंगे उसका योग भी निकालना सीखना होगा। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे, क्योंकि वो भी इससे मिलता जुलता एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम उसको इसी वीडियो के अंदर मिक्स नहीं करना चाहेंगे। तो अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो हम यहाँ प्रथम जो आपका क्वेश्चन है उसको देखें। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद a और सारव अंतर d का मान हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो आपको ये एपी दे रखी है 6, 9, 12, 15, है ना। तो इसका हमें प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद आपको देखते ही पता चल रहा है कि 6, 9, 12, 15 ये आपकी कोई एपी है। तो प्रथम पद तो इसका पहले वाला पद ही होता है, हम जानते हैं। तो प्रथम पद का मान, प्रथम पद आपका जो a है वो कितना है, 6 है। ये तो हमारा पहला आंसर ही हो गया, है ना। उसके बाद वो हमसे सारवंतर पूछ रहा है। सारवंतर के लिए आपको मैंने बताया कि प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे ही आगे और चलते जाएंगे। तो हमें सारवंतर का मान निकालना है तो क्या करना होता है, a2 माइनस a1 चेक करना होता है कितना आ रहा है। a2 में से a1 को घटाएंगे, 9 माइनस 6 किया तो मिला मुझे 3। ऐसे ही a3 में से a2 को घटाएंगे तो वो मिला मुझे a3 12 माइनस 9, ये भी मिला मुझे 3। ऐसे ही a4 में से हम a3 को घटाएंगे 15 माइनस 12, ये भी मिला मुझे 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा सारव अंतर आ रहा है d, वो बिल्कुल हमारा क्या आ रहा है, सभी का इक्वल आ रहा है। सभी का जो d है वो कैसा आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सारव अंतर है, सारव अंतर वो हमारा जो d का मान होगा, d का मान वो कितना है, वो 3 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें
तो यहाँ पे आपका प्रथम पद दे रखा है, ये A1, A2, A3, A4। तो प्रथम पद हो गया आपका यहाँ पे प्रथम पद A1 या A का मान आपके पास कितना है, -7। और मुझे अब निकालना है D निकालने के लिए क्या करूँगा, A2 माइनस A1 करूँगा। तो A2 का मान आपके पास यहाँ पे है -9 और फिर से मुझे इसको घटाना है और प्रथम पद का मान मेरे पास है -7। यहाँ पे हमें बस इस माइनस के जो निशान को घटाना है ना, वो कैलकुलेशन ध्यान रखनी है ना, ब्रैकेट लगा के माइनस लगाना है ताकि इसको हम सॉल्व करें तो हमारे से गलती ना हो। माइनस माइनस सब क्या हो जाएंगे, +7। तो ये मुझे मिल गया -9 में जब प्लस के साथ जोड़ेंगे तो -2 आ गया मेरे पास। D का मान कितना आया, -2। ऐसे ही जब मैं A3 माइनस A2 करूँगा तो वो मिलेगा मेरे को, A3 का मतलब -11 और -9। तो ये मिलेगा -11 +9 मिला मुझे -2। और भी आप नेक्स्ट स्टेप चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे अब D कितना मिल गया, D मिल गया मुझे -2, सारा अंतर मिल गया और प्रथम पद पहले से ही मुझे यहाँ पता था। तो आप इस प्रकार से इसके और भी जो सवाल है वो हम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका अगर हम कोई एक और सवाल लें तो अगर मैं इसका 5वां सवाल लूँ तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा प्रथम पद है ये आपका A1, A2, A3, ये तो आप लिख ही सकते हो। प्रथम पद A1 का मान आपके पास कितना है, -1। ये तो आपका पहला आंसर हुआ, ठीक है। अब हमें निकालना है D का मतलब A2 माइनस A1 करना है। 1/4 में से हमें घटाना है -1 को, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 माइनस आपका +1 हो गया। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 4, 1 + 4 बराबर आ गया 5/4। ये हमें यहाँ पे D कैसे मिला, 5/4 मिल गया। अब हम A3 में से घटाएंगे A2 को। A3 हमारे पास है 3/2 और -1/4। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो मिलेगा मुझे 4, तो ये हो गया 6 - 1 यानी कि 5/4। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारा D का मान 5/4 आ रहा है, यहाँ भी D का मान 5/4 आ रहा है। तो ये सारा अंतर हमें पता चल गया कि 5/4 है और प्रथम पद हमें पहले ही दिख गया था। तो इस प्रकार से आप इस पहले वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप जो शेष बच गए उसको अपने आप कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर D का मान दिया हुआ, उसके आपको प्रथम 4 जो पद आएंगे वो निकालने हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ लिख लूँ। जैसे पहला सवाल, A का मान मुझे दे दिया -1 और D का मान मुझे दे दिया 1/2। तो हम जानते हैं कि इसका जो द्वितीय पद आएगा A2 वो कैसे आएगा, A1 में से जोड़ना पड़ेगा हमें D को। A1 में क्या जोड़ना पड़ेगा, D को। तो प्रथम पद आपका -1 और D हमारा 1/2। जब इसको हम जोड़ेंगे लघुत्तम लेकर के -2 + 1/2 यानी कि आ गया -1/2। A2 का मान मुझे पता चल गया। ऐसे ही मुझे A3 का मान निकालना है। A3 का मान निकालने का मेरे पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो मैं क्या करूं, A2 में D को जोड़ के निकाल लूं या डायरेक्ट ही मैं A3 को निकाल सकता हूं प्रथम पद प्लस, अगर मुझे A3 निकालना है, यहाँ आप इसको ध्यान में रख सकते हो, अगर मुझे A3 निकालना है तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा A + 2D। ये नोटिस किया होगा आपने, जब यहाँ 3 होता है तो यहाँ क्या आता है, यहाँ 2 आता है ना। ये आप समझ गए होंगे। तो अब मैं पहले इस तरीके से निकालता हूँ A2 + D करके। A2 मेरे पास आया -1/2
और प्लस डी का मतलब 1/2। तो इन दोनों को प्लस माइनस एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये क्या आने वाला है, ये 0 आ गया। A3 का मान मिल गया मुझे 0। अगर मैं इस तरीके से निकालना चाहूँ तो प्रथम पद मेरे पास क्या है, -1 और 2। डी का मतलब मेरे पास है 1/2। तो यहाँ से हमने देखा कि ये आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ, है ना। तो ये मुझे मिला -1 और +1 और रिजल्ट मिला मुझे 0। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरीके से A3 हमारा आया 0, है ना। अब हमें इसका चौथा पद और निकालना है ना, A4 और निकालना है। तो मैं इसको डायरेक्ट इसी तरीके से लास्ट वाले तरीके से निकाल लेता हूँ, और चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई किसी से भी कर लो। अब A3 + D से करूँ तो मिलेगा A3 वाला पद मेरा 0, D है मेरे पास 1/2, तो ये मिल गया मुझे 1/2। अगर मैं A4 इस तरीके से निकालूं, प्रथम पद प्लस 3D, है ना। A4 निकाल रहा हूं तो मुझे 3D, D के साथ 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है। प्रथम पद आपका -1 और 3 और D का मान आपके पास 1/2। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये -1 और 3/2। अब लघुत्तम इसका लेंगे तो मिलेगा मुझे -2 +3 और रिजल्ट आया मेरे पास 1/2। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी A4 का मान मुझे 1/2 मिला और A4 का मान यहाँ भी मुझे 1/2 मिला। तो हमारी जो समांतर श्रेणी के हमने जो 4 स्टेप निकाले हैं उसको हम अब यहाँ लिख देंगे, है ना। हमारी जो AP है उसके 4 पद कैसे है, प्रथम पद -1, दूसरा पद आपका आया -1/2, तीसरा पद आया 0, चौथा पद आया 1/2। ऐसे ही ये AP जो है वो चलती रहेगी। तो ये 4 पद हमें निकालने थे, है ना। तो हमारा अभी तो इतना ही आंसर है, ये 4 पद निकालने थे, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप इसके और भी सवाल जो है वो करके खुद देख सकते हो, आसान है, आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की हमें जांच करनी है। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो हमें क्या करना है, इसका मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ इसको। समांतर श्रेणी है तो इसका सारव अंतर हमें निकालना है और अगले 4 पद भी हमें क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें से कोई सा भी आप सवाल ले सकते हो, कि जैसे मैंने अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला सवाल ले लिया, कोई सा भी आप लेके देख सकते हो। ये मुझे इस प्रकार से श्रेणी दे रखी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रथम पद आपका ये है, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। सबसे पहले मुझे इसका सारवंतर निकालना है। सारवंतर के लिए आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं A2 - A1 करूँगा तो 1/2 माइनस 1/2 1/2 + 1/2 ये मुझे मिल गया 0। ऐसे ही जब हम A3 - A2 करेंगे तो -1/2 -1/2, क्योंकि सारे पद इसमें -1/2 के ही है, तो यहाँ भी मुझे मिल जाएगा सारवंतर 0। तो ये मुझे मिल गया कि इसका सारव अंतर तो कितना है, 0 है। ठीक है, और सारवंतर मेरे पास एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी तो है ही, है ना। इसका मतलब आपकी AP तो ये है। एक बात हमें पता चल गई। अब इसके हमें अगले 4 पद और निकालने, इसके अगले 4 पद भी ढूंढने हैं। तो अगले 4 पद, तो इसका मतलब बिल्कुल ही सिंपल है कि, है ना, हर एक पद के अंदर हमें कुछ नहीं जोड़ना है, 0 ही जोड़ना है। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, सेम ही आ जाएंगे। तो -1/2 -1/2 -1/2 ये 4 पद तो हमें दे रखे थे। अगले 4 पद सेम आपके यही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ जुड़ ही नहीं रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये 4 पद हमने निकाले और ये 4 पद दिए हुए थे। इसी प्रकार से आप इसमें कोई और सवाल लें, तो जैसे तीसरे सवाल के अंदर हमें दे रखा है A² A3 A4, ये कोई सीरीज है। तो अगर हम मुझे इसका सारवंतर निकालना है D का मान, तो A²
ए करूँगा, है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 का मान A स्क्वायर और A1 का मान आपका A। तो इसका मतलब यहाँ मेरे पास कॉमन अगर मैं लूँ तो A को कॉमन लूँ तो A माइनस 1 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं A3 माइनस A2 करूँ तो A3 का मान मेरे पास है A3 माइनस A2। अब यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँ तो A स्क्वायर A माइनस 1। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ तो आपका आ रहा है D का मान A ब्रैकेट A माइनस 1, यहाँ आ रहा है A स्क्वायर ब्रैकेट A माइनस 1। तो ये जो A स्क्वायर है ये एक जैसा नहीं है, बाद वाला पार्ट तो एक जैसा है लेकिन पहले वाला पार्ट एक जैसा नहीं है। इसका मतलब हमारा जो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू आ रहा है A3 माइनस A2 के। अतः जो आपकी श्रेणी दी गई है, जो भी आपकी श्रेणी है वो AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ये हमने पता लगा लिया। ऐसे ही अगर हम इस चौथे क्वेश्चन को हल करके देखें तो यहाँ दिया है √3, √6, √9, √12, है ना। तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अगर मैं D का मान निकालूं A2 माइनस A1 से √6 माइनस √3, ये मुझे मिला। अब इसको और अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, √6 को मैं 2 मल्टीप्लाई √3 करूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 में तोड़ूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 और √3, √3। यहाँ से √3 मेरा कॉमन आ सकता है, √3 को कॉमन लिया तो √2 माइनस 1 मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली। अगर मैं अब A3 माइनस A2 करूँ, A3 माइनस A2, तो A3 है हमारा √9 माइनस √6, तो √3 को तो 9 को तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और माइनस √6 का मतलब वही कि 2 √3 आप लिख सकते हो, है ना। या आप चाहो तो √9 को आप √3 इंटू √3 भी लिख सकते हो। अब यहाँ से अगर √3 को हमने कॉमन लिया तो मिला √3 माइनस √2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू आ रहा है A2 माइनस A1, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब AP नहीं है, AP नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो A1, A2, A3, A4 सारवंतर D का मान निकालना चाहूँ, A2 माइनस A1 करूँ तो A2 का मान मेरे पास √8 माइनस √2। अब √8 को हम लिख सकते हैं, देखो √ के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और माइनस √2। तो यहाँ से ये जो 2 का पेयर है उससे तो 1 2 आपका बाहर आ गया और √2 रह गया, √2। अब यहाँ से हमने √2 को कॉमन लिया तो मिला मुझे 2 माइनस 1, कुल मिला के मेरे पास आ गया √2। अगर मैं A3 माइनस A2 करूँ तो A3 का मान है √18 माइनस A2 का मान √8। 18 के हम फैक्टर निकालें तो 18 के अंदर हम जानते हैं कि इसको हम 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं √8 को 2 मल्टीप्लाई या 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, है ना। तो 9 का तो आपका 3 आ गया √2 और इसका 2 आपका बाहर आ गया √2। तो हम देख सकते हैं 3 √2 में से जब 2 √2 को घटाएंगे या √2 को आप कॉमन लोगे तो 3 माइनस 2, तो आपको मिल गया √2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि A3 माइनस जो आपका A2 आया वो इक्वल आया किसके, A2 माइनस A1 के। तो वो आपका हो गया D का मतलब क्या है, वो हमें मिल गया √2। तो सारवंतर हमें यहाँ √2 मिल चुका है। अब अगर हमें इसके अगले 4 पद निकालने हैं कि जैसे मुझे निकालना है A5, A6, A7 और
8। अगले 4 पद मुझे निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा A5। A5 के लिए मैं जानता हूँ कि इसको मुझे लिखना पड़ेगा A+4D, है ना। A+4D लिखेंगे। तो प्रथम पद की वैल्यू हमारी क्या थी वो हम इसको देख लेते हैं। A1 का मान हमारे पास था √2। A1 का मान √2 है और D भी हमारा √2 ही आया है। तो A1 का मान हमारा √2 था और 4 और D का मान भी √2 ही था। तो जब हम यहाँ से √2 को कॉमन लेंगे तो ये 1 + 4 यानी कि मिला मुझे 5√2। ये मुझे आंसर मिला और ये आपका A5 की वैल्यू है। लेकिन अगर उस सीरीज़ में आप देखोगे तो उस सीरीज़ में आपको ये मिलेगा, ये 500 के अंदर जा कर के मतलब 25 × 2 यानी कि √50 वहाँ AP में लिखा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इतना भी लिख के आते हो तो भी आंसर हमारा सही है। उसके बाद A6 की बात करें तो A+5D होगा। वो A का मान √2, 5 और D का मान √2। तो ये कुल मिला के हमारा हो जाएगा 6√2। लेकिन वहाँ AP में देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा 6 का वर्ग 36 × 2 यानी कि √72 मिलेगा। आप इतना आंसर लिखे होगे तो भी सही है। ऐसे ही A7 निकालेंगे तो A+6D यानी कि √2 + 6√2 ये मिल जाएगा 7√2। इसी प्रकार से आप इधर A8 का मान निकाल सकते हो। A+7√2 7D। A का मान √2 + 7√2 कुल मिला के ये 8√2। तो इस प्रकार से हमने ये चारों पद जो हैं आगे वाले वो निकाल लिए हैं। वो चारों पद हमारे क्या क्या आए हैं, वो आए हैं 5√2, फिर आ गया हमारे पास 6√2, 7√2, 8√2। ये हमारे नेक्स्ट 4 पद हो गए उस AP के। तो इसी प्रकार से आप दोस्तों इसके और भी जो सवाल हैं वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।